ओके, सो नाउ अवर न्यू टॉपिक इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसमें क्या है, हम लोग जो ये क्वेश्चंस हैं, 20-30 क्वेश्चन जो भी है, ये इस टोटली मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है और ये सारे गेट के क्वेश्चन ही है। तो इन क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे ना, तो कुछ कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में फिर से रिवाइज हो जाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी एक टॉपिक है हमारे गेट के एग्जाम के रिगार्डिंग। गेट का जेस्ट वगैरह सभी एग्जाम के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके कुछ रिजल्ट तो मैंने मतलब शॉर्ट वीडियो में बताया था, जिसमें सारी चीज़ें बताई थी कि आप डायरेक्ट रिजल्ट कौन कौन से यूज कर सकते हो या कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सो वो थोड़ा सा 5 या 10-15 मिनट का एक वीडियो है, जब वो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे सारे अच्छे तरीके से मैंने बता दी हैं। तो वहाँ से सारे फॉर्मूले आपके रिवाइज हो जाएंगे। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ इस तरीके से बोला गया था कि स्टर्न एक्सपेरिमेंट है कोई, और उसमें जो फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में है। एक पार्टिकल आता है, इस पर्टिकुलर सेटअप से निकलता है और फिर बताता है कि वो जो आपका फाइनल स्टेट उसकी मिलती है, वो मिलती है प्लस जेड अप स्टेट में है। और इसके बाद बोला गया कि इनमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। सो ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया उसने और इसके बाद फिर जो फाइनल रिजल्ट मिला वो अब स्टेट में मिल गया। तो अब बताओ कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए सिंपल सा तरीका होता है कि सबसे पहले आप लोग जो गिवन है पहले वो लिख लो आप। सो क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरीके से पढ़ता हूँ कि आपकी एक पार्टिकल था, पता नहीं किस स्टेट में था, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है वो। सो ये जब स्टर्नगर एक्सपेरिमेंट से गुजरा तो इसके पास चांसेस थे कि अप में भी जा सकता है, डाउन में भी जा सकता है, लेकिन उन्होंने बताया कि ये अप स्टेट में है, तो आपको रिजल्ट बताना है कि कौन कौन से हो सकते हैं। सो ठीक है, सो अप स्टेट में है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सा भी जैसे इसमें ऑप्शंस में बोला गया था कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स के बारे में सारी चीज़ें पूछी गई हैं, पार्ट ए पार्ट मतलब ऑप्शन ए बी सी डी में सब में। सो उन्होंने बेसिकली स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया। सो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इस स्टेट के बारे में। ये स्टेट कब आती है, जब मान के चलो अगर मैं इसमें ऑपरेशन लगाऊं जेड कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, तो मेरे पास ये स्टेट मिल जाती है विथ रिजल्ट h×2। सो यहाँ से मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि इस पर्टिकुलर स्टेट में मैं एस जेड का मेजरमेंट 100% तरीके से मैं कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पर मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, अगर मैं मेजर करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को, तो मेरे को रिजल्ट मिल रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इसका वेरिएंस है, मतलब डेविएशन है, वो कैसा है, जीरो है। या फिर दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि इसकी आपको जो वैल्यू मिल रही है वो डेफिनेट वैल्यू मिल रही है। सो आपको दो बार याद रखने हैं, जब भी डेफिनेट की बात करें तो इसका मतलब क्या है, जीरो वेरिएंस या उसकी वैल्यू वहाँ पे मिल रही है आपको। गॉट इट। सो इस क्वेश्चन में जो पहला पार्ट था, पहला पार्ट क्या बोला गया था कि ऑप्शन ए में पढ़ लेता हूँ, फिर इसके बाद और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा हमको। कि बोला गया था द पार्टिकल हैज ए डेफिनेट वैल्यू ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो क्वेश्चन में बोला गया था कि जो वाई वाला मतलब कंपोनेंट है ना, तो वो वाला मतलब है या नहीं है, मतलब आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। सो मेरे को इतना तो पता है कि ये इसमें एस जेड वाला तो नॉन जीरो है, वो तो मिल रहा है, मतलब उसका वेरिएंस तो जीरो है। इसका मतलब क्या है कि वो डेफिनेट तरीके से आपको मिल रहा है। अब मैं जब एस जेड के साथ कुछ रिलेशन यहाँ पे लिखता हूँ, तो उससे एक हमारा जो रिजल्ट है वो भी निकल के आता है कि मान के चल जब एस जेड नॉन जीरो है, तो ये आपका ये कम्यूटेटर भी नॉन जीरो, कम्यूटेटर भी नॉन जीरो है। और हमको ये भी पता है कि जब भी हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जब थोड़ा सा जनरल फॉर्म में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कम्यूटेटर आता है राइट साइड में, आपने पढ़ा होगा वो रिलेशन, राइट। सो जब राइट साइड वाला नॉन जीरो हो, तो आपके पास ये दोनों कम्यूटेटर की अनसर्टेनिटी भी नॉन जीरो होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये इन दोनों में से कोई सा भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डेल्टा एस एक्स भी जीरो नहीं होना चाहिए और डेल्टा एस वाई भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब मेजरमेंट कर रहे हैं एस एक्स का, तो उसमें वेरिएंस कितना है, जीरो है, और इसमें भी वेरिएंस जीरो है। तो इतना तो समझ में आ गया कि कोई सा भी वेरिएंस हमको एस एक्स और एस वाई में देखने को, वो वेरिएंस हमें इन दोनों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी क्या है, नॉन जीरो है। गॉट इट। सो यहाँ से हमारे कुछ ऑप्शंस नेगलेक्ट हो जाते हैं और कुछ ऑप्शंस बचते हैं, जैसे कि इसमें से बचता है एक ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, हाँ। तो इसमें से ऑप्शन ए और सी और डी हमारे कैसे हो जाते हैं, नेगलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट के बारे में बोला था। अब बी कंपोनेंट, वो बी वाले ऑप्शन में देख लो, इसमें बोला गया है कि जो स्क्वायर है ना स्पिन एंगुलर मोमेंटम का,
वो डेफिनेट वैल्यू रखता है या नहीं रखता। तो ये तो मैंने पढ़ा था कम्यूटेटर में कि एस स्क्वायर और एस जेड कैसे करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं। तो कम्यूट करते हैं तो इसका मतलब क्या, इसका मेजरमेंट हो रहा है तो इसका मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। सो यहाँ से बेसिकली हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है कि एस स्क्वायर भी नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वो डेफिनेट वैल्यू रख रहा। सो इस तरीके से इसका ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट। फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ विद इन 30 सेकंड। क्वेश्चन में क्या था, एक स्टेट मिली फाइनल, उसमें मेजरमेंट किया गया, फिर वहाँ से रिजल्ट निकाला कि कौन सा हमारा कंपोनेंट हमको मिल रहा है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। तो देखा वो जेड स्टेट में पार्टिकल था, तो वहाँ से इतना समझ में आ गया कि हम लोग अगर जेड का मेजरमेंट करें, जेड कंपोनेंट का मेजरमेंट करता हूँ अगर स्पिन का, तो वो नॉन जीरो मिलेगा। लेकिन जब मैं ये रिजल्ट फॉलो करता हूँ तो यहाँ से मेरे को समझ में आ जाती है कि इन दोनों में क्या है, अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है, वेरिएंस नॉन जीरो है। इसका मतलब क्या, वहाँ पर डेफिनेट वैल्यू इसकी नहीं मिल रही है। लास्ट में एस स्क्वायर के बारे में पूछा गया, तो ये कम्यूटेटर हमारा यूज आ रहा है यहाँ पे, हमको पता है इसका रिलेशन। सो यहाँ से समझ में आ जाता है कि ये दोनों मेजर की कर सकते हैं एक साथ। सो जब ये मेजर हो सकता तो ये भी मेजर हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब ना बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन बोला गया, तो इस तरीके क्वेश्चन बहुत आते हैं। बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन है वो इस वाली वेव फंक्शन में क्या है, बोला वेव फंक्शन का इस स्टेट में है अभी फिलहाल के लिए, और ये जो वेव फंक्शन है वो हम लोग एस जेड के बेसिस में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गॉट इट। फिर बोला गया कि प्रोबेबिलिटी बताइएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट की, जेड कंपोनेंट ऑफ द स्पिन अलोंग द माइनस जेड डायरेक्शन। तो माइनस जेड डायरेक्शन इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी और लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो इतना मतलब कोई टफ चीज़ नहीं है। शो जब वो माइनस जेड डायरेक्शन में पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस हमको पता है कि जब भी हम लोग स्पिन के जेड कंपोनेंट की बात करते हैं तो हमारे पास दो आइगन वैल्यू मिलती है, प्लस एच क्रॉस बाई टू माइनस एच क्रॉस बाई टू। इसको पॉलीमेट्रिक्स में लिखोगे तो +1 और -1, ठीक है। तो उसने बोला गया कि ये वाली अगर हमको रिजल्ट चाहिए, स्टेट अगर नेगेटिव वाली चाहिए, तो इसका मतलब कि आइगन वैल्यू हमारी नेगेटिव होनी चाहिए। सो जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलेस होते हैं जो हमको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी आए कहाँ से है, अभी इतना मतलब कोई बिग डील नहीं है, या फिर इसको मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे ये वाली स्टेट है, उसने बोला था कि जेड के बेसिस में रिप्रेजेंट किया गया, तो इसको मैंने जेड के बेसिस में लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। अब बोल रहा है कि इस वाले स्टेट में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इतना तो पता ही है हमको, कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है अगर वेव फंक्शन कैसा नॉर्मलाइज हो। अगर मतलब नॉर्मलाइज नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सारे कोफिशिएंट का स्क्वायर करके यहाँ पे ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, है ना। सो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल का स्क्वायर, है ना। सो यहाँ से आ जाएगा 1/4। गॉट इट। मैं इतना बिल्कुल डिटेल कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ। सो आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। तो इसमें प्रोबेबिलिटी चाहिए थी तो इसका स्क्वायर किया और नीचे सारे कोफिशिएंट का स्क्वायर किया और जो भी रिजल्ट आया वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से नेगेटिव जेड में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चन ये हो सकता है। उसने बोला गया कि एक स्पिन हाफ पार्टिकल है, मतलब स्पिन की वैल्यू 1/2 है, और वो बोला गया कि एस जेड के प्लस एच क्रॉस बाई टू स्टेट में है। गॉट इट। इसका मतलब अप स्टेट में एस जेड की। तो बोला गया कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताइए आप इन चारों ऑपरेटर की, एस एक्स, एस वाई और उनके दोनों का स्क्वायर की। सो ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो उसका लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। कैसे, क्वेश्चन में गिवन था कि इस स्टेट में ये प्रेजेंट है और ये चीज़ उसने पूछी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो इतना तो मेरे को पता चल गया कि एस एक्स अगर ऑपरेट करूँगा मैं इस जेड में, तो ये ऑपरेशन मेरे को पता है किस तरीके से होता है। इसको सिग्मा एक्स में कन्वर्ट कर लो, सिग्मा एक्स का मैट्रिक्स फॉर्म पता ही होगा आपको और इसका भी मैट्रिक्स फॉर्म पता है। इनको ऑपरेट करोगे तो आपके पास आंसर ही आ जाएगा। अगर नहीं पता है तो मैंने वीडियो में बताया है कि इसको कैसे हम लोग लिखते हैं। अप स्टेट में अगर जेड जेड के अप स्टेट में कोई पार्टिकल है और सिग्मा एक्स अगर ऑपरेट होता है तो वो डाउन में चला जाता है, ये जेड वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ से समझ में आ गया कि अगर एस एक्स इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो इसी को ऑपरेट कराना ना, क्योंकि इसी स्टेट में चाहिए था। जब ऑपरेट कराओगे तो ये ऑर्थोगोनल है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सिमिलरली आप जब एस वाई को करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा और फिर से एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन जब हम लोग एस स्क्वायर एक्स की बात करते हैं तो सिग्मा एक्स स्क्वायर है और ये h²/4 भी है। अब ये भी पता है पॉलीमेट्रिक्स के हमारी क्या है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, मतलब आइडेंटिटी आता है तो आइडेंटिटी आ गया। अब किसी आइडेंटिटी की वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, 1 हो गई है तो आंसर कितना आ जाएगा, h²/4। सिमिलरली फॉर द सिग्मा वाई स्क्वायर के लिए भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 0 0 h²/4 और h²/4। गॉट इट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको अगर दिमाग में है ना तो आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी लग जाते हैं। तो फिर से बोलूँगा कि आप 5-10 मिनट निकाल के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा।
अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया था कि आपके पास एक पोटेंशियल है, अरे सीधा हो जाए भाई। हाँ, ये जो है एक टू स्पिन वाला, मतलब दो स्पिन के बीच में एक इंटरेक्शन पोटेंशियल कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है हमारा। और बोला गया था कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पोटेंशियल इन द सिंगल स्टेट और ट्रिपल स्टेट बताइएगा। तो अगर मतलब पार्टिकल मतलब सिस्टम जो है वो अप स्टेट में या फिर वो सॉरी सिंगलेट स्टेट में या ट्रिपल स्टेट में, तो इस पर्टिकुलर पोटेंशियल जो इंटरेक्शन पोटेंशियल है उसका जो आपको बताना है कंट्रीब्यूशन किसमें, इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में बताना है। तो मतलब इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो अगर आपको रिजल्ट याद है। कैसे? जब कभी भी आपका सिस्टम आपका किस में सिंगलेट में है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको रिजल्ट मिलता है वो मिलता है -3/4 एच क्रॉस। गॉट इट। और सिंगलेट का मतलब ये है कि जब इसका अगर मैं स्पेशल वेव फंक्शन लिखना चाहूँ तो वो एंटीसिमेट्रिक होता है। और ट्रिपलेट अगर स्टेट में कोई सिस्टम तो उसके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है या एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है h²/4। सो अगर मैं इसको मेजर करूँगा ट्रिपलेट स्टेट में तो मेरे को आंसर इतना मिलता है। अगर इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेजर करूँगा सिंगलेट स्टेट में तो मेरे पास रिजल्ट ये निकल के आता है। सिंगलेट का मतलब क्या है कि स्पेस वाला वेव फंक्शन आपका एंटीसिमेट्रिक है, जिसका मतलब क्या स्पिन वाला आपका सिमेट्रिक होगा। तो इसमें 0 0 वाले होते हैं, इसमें 1 0 1 1 1 -1 है ना, ट्रिपलेट होता है इस तरह का। सो अगर ये रिजल्ट आपको मालूम है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे यही चीज़ लगानी है तो आप खुद यहाँ पर रखोगे कि अगर मैं ट्रिपलेट स्टेट में इस पर्टिकुलर पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन निकालना चाहूँ तो ट्रिपलेट पे तो आ जाएगा 1/4। इसकी वैल्यू ये पुट करूँगा h²/4। अगर एच यहाँ पे एच क्रॉस की वैल्यू 1 आपको कंसिडर करनी पड़ेगी क्योंकि आपको वहाँ पे एच क्रॉस नहीं गिवन है। तो एच क्रॉस की वैल्यू 1 डाल देता हूँ तो यहाँ से 1/4 आ जाता है ट्रिपलेट के लिए और यहाँ से वैल्यू आ जाती है -3/4 सिंगलेट के लिए। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आंसर डी। गॉट इट। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अगर रिजल्ट याद है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे? क्वेश्चन में बोला गया कि इसमें आप पार्टिकल है और आपको बताना है कि SX SY और SZ ये प्रोडक्ट में है तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताइए इस पर्टिकुलर स्टेट में। और ये आपके स्पिन ऑपरेटर्स हैं। सो ये आपको अगर डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो और अच्छी बात है। कैसे कि SX SY SZ अगर जेड कंपोनेंट में इसको पॉलीमेट्रिक्स में हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, h²/2 सिग्मा x, h²/2 सिग्मा y, h²/4 वो 2 सिग्मा जेड। अब मैंने इनको अलग कर लिया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसकी तो निकाल नहीं सकते, इसको अलग कर लो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास बच्चा का क्या है, ये और ये। अब इन दोनों का प्रोडक्ट होता है आई सिग्मा जेड, है ना। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का प्रोडक्ट कितना होता है, आई सिग्मा जेड। सिग्मा वाई सिग्मा जेड की वैल्यू कितनी होती है, आई सिग्मा एक्स, इस तरीके से। तो इन दोनों का रिजल्ट हमको पता, इन दोनों का प्रोडक्ट हमको पता है इतना होता है। आई को भी मैंने बाहर निकाल लिया। अब सिग्मा जेड क्या है, आइडेंटिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा h⁻³/8 आयोटा। ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। गॉट इट। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 भी रिजल्ट बेस्ड है। कैसे? क्वेश्चन में बोला गया कि आपको बतानी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू SX² की इस पर्टिकुलर स्टेट में। तो जैसे LX² की होती है, LY² की होती है, वैसे यहाँ पे स्पिन वाले के लिए चलेगा सेम रिजल्ट। तो ये मैंने डिस्क्राइब किया है। इसमें क्या होता है, सिंपल सा, जैसे LX के लिए लिखते हैं, LX² के लिए लिखते हैं ना, वही हमारा SS² के लिए हो जाता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंगुलर मोमेंटम में मैंने यहाँ पे L×L+1 की लिखा था, यहाँ पे स्पिन वाला है तो S×S+1 हो जाएगा और यहाँ पे MS की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट। सो अगर स्टेट हमारी SM का कोई गिवन है तो उसके लिए ये आपको वैल्यू याद रखनी है। आया कैसे, सिंपल सा, S² को लिख सकते हैं SS² + SY² + SZ²। फिर आप लोग S² - SZ को लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये दोनों एक ही प्लेन में होते हैं इसलिए इससे बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे तो 1/2 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाता है ये। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब ना बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान है अगर आपको रिजल्ट याद है तो। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके स्पिन S1 और S2 है। हीलियम का एटम है, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोला गया कि इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताइए ग्राउंड स्टेट का। कुछ नहीं, सिंपल है। मैंने फिर से बताया था कि आपके जो S1 और S2 वाले जो भी प्रोडक्ट में आएंगे ऑपरेटर, वो अपना कंट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। अगर दोनों स्टेट आपके किस में, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में इसका मतलब क्या है, वो एंटी मतलब अपोजिट होंगे, स्पिन 0 देंगे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि स्टेबल है हमारा एटम। तो अपोजिट डायरेक्ट मतलब
पॉली क्या करेंगे, कैसे होगा, इस दोनों के स्पिन कैसे अपोजिट होंगे। अगर स्पिन अपोजिट है तो इसका मतलब क्या, सिस्टम की जो स्टेट है तो वो कितनी सिंगलेट है ना, एस इक्वल टू 0 है। और सिंगलेट के लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है S1 और S2 का, जब हम लोग मेजर करते हैं तो वो कितना आता है, -3/4 H²। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने से पहले हमको कुछ रिजल्ट हमको पता होने चाहिए। अगर रिजल्ट पता है तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे वो देख लो। सो पहली बात तो मैं अगर बताऊंगा आपको कि एस स्पिन वाले जो भी रिजल्ट थे फिर से आप लोग एक बार विजिट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आई नीड सम ब्रेक। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन करता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर एक चीज़ है कि आप लोग जो 15 मिनट की वीडियो है ना, वो देख के आ जाओ और वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया था कि एक स्पिन पार्टिकल है और ये कुछ नोटेशन है आपका स्पिन अप और स्पिन डाउन का, और कोई स्टेट जो है ए वो इस तरीके से लिखी गई है 1/√2 अप डाउन प्लस डाउन अप, और बी स्टेट जो है वो किस तरीके से लिखी गई है। और बोला गया है कि इस पार्टिकल के कंपोजिट क्या है, स्टेट्स है। गॉट इट। सो बोला गया कि इनमें से जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा करेक्ट है। और जो सारी चीज़ें पूछी गई हैं वो स्पिन S=1, मतलब कह सकते हो टोटल स्पिन आपकी 1 आनी चाहिए और एक बार टोटल स्पिन 0 आनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने पूछा गया। और ये पर्टिकुलर स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग मेजरमेंट किया गया है। सो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वाली स्टेट और ये वाली स्टेट क्या रिप्रेजेंट करती है। गॉट इट। सो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको पता है कि जब भी हम लोग स्पिन हाफ पार्टिकल की बात करते हैं तो अगर ऐसे कह सकते हो कि इस तरीके की स्टेट देखने को मिलती है तो वहाँ पर हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अगर सिंगलेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 वाली स्टेट को, और ट्रिपलेट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उनमें से कोई एक स्टेट कुछ इस तरीके से होती है, मतलब एक होती है अप डाउन, सॉरी एक अप होती है, एक इस तरीके से होगी, ठीक है, और एक अपोजिट भी हो सकती है। सो इस तरीके से आपको ये तीनों रिप्रेजेंटेशन देखना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए ट्रिपलेट का और सिंगलेट का भी पता होना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूँ ये चीज़। सो ये रिजल्ट आपको पता होने चाहिए कि जब कभी भी आपके स्पिन 2 पार्टिकल हैं, फिर अगर सिस्टम की स्पिन हमको पता करनी है या गिवन है तो कैसे लिखते हैं, जैसे 2 हाफ पार्टिकल्स थे S1 और S2 और मैंने सिस्टम की लिख ली टोटल S हो गया, और जेड कंपोनेंट इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, MS की वैल्यू इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सो एक बार स्पिन सिंगलेट हो सकती है टोटल, है ना, स्पिन हाफ पार्टिकल की, मतलब ये है इनकी वैल्यू कैसे हुई +1, मतलब क्या कह सकते हो कि इसकी वैल्यू जो होती है इस पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम की मोड लगा के यूज करते हैं ना, S1 - S2 से लेके S1 + S2 तक विद यूनिटी डिफरेंस। तो एक 1 आएगी वैल्यू S की वैल्यू, एक 0 आएगी। 1 वाले को बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट, और इसके करस्पॉन्डिंग MS की वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है। अगर मैं लिखना चाहूँ इनको इन फॉर्म ऑफ अप एंड डाउन तो ऐसे लिखते हैं, जैसे 1 वाले को हम लोग लिखते हैं दोनों अप स्टेट में, दोनों अप स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ S1 और S2 और MS1 MS2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी ये देखने को मिल जाए तो ये कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, इस वाली स्टेट को, मतलब जो सिस्टम है वो सिंगलेट वो ट्रिपलेट में है। 1 - 1 को दोनों डाउन होने चाहिए, तो उसको दोनों डाउन के लिए कैसे करोगे, ये वाला भी मतलब पहला वाला भी डाउन होना चाहिए और दूसरा वाला भी डाउन होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये वाला जो है ये आ जाएगा, ये भी माइनस मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको डाउन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 1 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि दोनों क्लियर कॉम्बिनेशन है, तो ये आ जाएगा 0। तो ट्रिपल स्टेट को 3 तरीकों से आप लोग लिख सकते हो। तो अब क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि जो ए वाली स्टेट है वो इस तरीके के फॉर्म में है, और जो बी वाली है वो सिंगलेट मतलब 0 0 वाली स्टेट है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। तो अगर स्टेट आपने देख लिया और समझ लिया तो रिजल्ट आ गया। तो अब आप खुद बताइएगा, जब भी हम लोग ट्रिपलेट में सिस्टम का मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो कितना आता है, 1 आता था रिजल्ट, और अगर सिंगलेट का मेजरमेंट करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। तो देख लो इसमें ऑप्शन कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है। सो जब मैं ऑप्शन नंबर ए पढ़ता हूँ 8th वाले का, तो बोला गया कि S=1 फॉर ए, मतलब ये ट्रिपल स्टेट से रिगार्डिंग है, एंड बी इज नॉट द आइगन स्टेट ऑफ द S², मतलब एस, हाँ टोटल इसमें एस,
तो ये क्या टोटल स्पिन एस का क्या बोला, लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, एस वो सॉरी आइगन स्टेट नहीं है, तो ऐसा थोड़ी है। ये जो एस इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हमने ए वाली तो हमारी क्या है, आइगन स्टेट है ना, सो इसलिए हमारा ऑप्शन ए तो गलत हो गया। जब ऑप्शन बी की बात करते हो, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ऑप्शन बी ये बोला गया था कि जो ए वाली स्टेट है इज नॉट द आइगन स्टेट ऑफ द एस स्क्वायर एंड एस इक्वल टू 0 फॉर द बी। तो बी मतलब इसमें ऑप्शन में देख सकते हो कि ए वाली जो स्टेट है वो एस स्क्वायर की तो होगी ना, क्योंकि एस स्क्वायर हमारा क्या कम्यूट करता है, मतलब टोटल एस स्क्वायर जो है ये हमारे किसके साथ कम्यूट करता है, एस जेड के साथ भी है ना, एस जेड के साथ एम एस के साथ भी। तो ये स्टेट जो है एस और एम एस वाली है, ठीक है, तो कम्यूट करता तो इसका मतलब आइगन स्टेट होगी, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में बोला गया कि एस इक्वल टू 0 है वो इसके करस्पॉन्डिंग है और एस इक्वल टू 1 इसके करस्पॉन्डिंग है, ऐसा नहीं है, ये अपोजिट है ना। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो नाउ अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया था कि ये आपकी मैट्रिक्स जो है एस एक्स कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है, तो आपको बताने इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बोला गया कि एस एक्स का जो आइगन स्टेट्स है वो ये होंगी, तो इनका आपको अगर मैट्रिक्स फॉर्म पता है, सिग्मा मतलब एस का एक्स कंपोनेंट की जो आइगन स्टेट्स है वो हमको पता है, तो हम ये इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए, ये जो स्टेट्स होती हैं वो जेड वाले की होती है, तो इसलिए ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में जाते हैं, तो अप स्टेट को इसने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, ऐसा नहीं होता, हमको पता है कि 1/√2 1 1 होता है, यहाँ पे 1/√2 1 -1 होता है, तो ये दोनों अप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मान चलो मैं स्प्रेंट भी टाइपो भी होगा, अगर ये डाउन है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों अपोजिट लिखी है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में बोला गया अगर कोई स्टेट इस ये वाली है और इसमें अगर मैं एस जेड का मेजरमेंट किया गया और हमको अप स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहली बात, इस वाली स्टेट को आप लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लो एस एक्स के बेसिस में, तो फिर उसके बाद क्या करो, आप लोग वो वाला कोफिशिएंट उठाओ जो आप स्टेट के रिगार्डिंग हो और उसका स्क्वायर कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो या तो ये वाला आंसर आएगा या फिर ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, मैं डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ आपको। तो जब कभी भी कोई भी स्टेट आपकी लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब इस तरीके से गिवन हो ए और बी के फॉर्म में, मान चलो ये आपकी स्टेट थी और ए और बी के फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया, मतलब ऊपर ए है नीचे बी है, तो ए और बी की वैल्यू निकाल लो। जब कभी भी एक्स का मेजरमेंट करो तो उसके लिए अगर अप स्टेट में तो यहाँ पे लिखते हैं मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी और प्लस ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर। तो इसमें आपको वैल्यू रखनी है ए और बी की, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग निकालते हैं तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आ जाती है अप स्टेट में इतना। अगर डाउन स्टेट में निकालनी है तो इसमें यहाँ पे माइनस साइन आएगा, बाकी नीचे तो सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा किसका मेजरमेंट, एक्स का मेजरमेंट, या फिर प्रोबेबिलिटी हम लोग अगर निकाल ली तो। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है हमारा। तो 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखो इसको मैंने दूसरे तरीके से भी किया, जैसे कि पहले तो इस वाली स्टेट को मैंने मतलब इस वाली स्टेट को अगर मेरे को चाहिए तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया मैंने पहले। अब मेरे को पता इस स्टेट में चाहिए तो मॉड सी का स्क्वायर ही चाहिए ना, तो ये मेरे को बेसिस पता है एस एक्स के, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। C1 का कोफिशिएंट कैसे आएगा, अगर C1 को अगर लिखना है तो इसको ऑपरेट मतलब सुपर इम्पोज करा दो इस वाली स्टेट को विथ साइबन एक्स, तो आपके पास ये आ जाएगा C1 का और कोफिशिएंट, और इसका स्क्वायर कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे तरीके कर सकते हो और वो डायरेक्ट रिजल्ट आपका उस तरीके से भी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 में भी है, क्वेश्चन नंबर 10 से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा किस तरीके से लिखना है आपको। तो फिर से यहाँ पे लिखा है कि कोई स्टेट आपकी है स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए, इस स्टेट में है वो, तो बोला है कि अगर एस एक्स का मेजरमेंट किया गया तो बताइए कि प्लस h×2 अगर हमको रिजल्ट चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो फिर से मैंने बताया कि इसको पहले अगर ए और बी के फॉर्म में लिखा है तो ए की वैल्यू निकाल लो, बी की वैल्यू निकाल लो, और अगर प्लस वाली है तो ऊपर मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे आपका हो जाएगा ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का मॉड का स्क्वायर। कैसे, फिर से देख लो यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 3, बी की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास ये आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया ये आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में दोनों चीज़ हमको चाहिए थी। अब यहाँ पे मॉड का स्क्वायर कर दो दोनों जगह, तो प्लस वाली चाहिए तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना 17/18। कीजिएगा कैलकुलेशन, मैं से पार्टियाँ दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया था कि कोई इसमें आपका पार्टिकल है, वो इस पर्टिकुलर
स्टेट में क्या कर रहा मतलब है अभी प्रेजेंट टाइम पे। फिर उसने बोला है कि ये जो अप और डाउन वाले स्टेट हैं वो कैसी हैं, सिग्मा जेड के आइगन स्टेट है, गॉट इट। फिर उसने बोला गया है कि इस पर्टिकुलर ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताइए इस पर्टिकुलर स्टेट में। तो कुछ नहीं है, ये तो हमारा पोस्टुलेट ही क्वांटम मैकेनिक्स का। तो किसी ऑपरेटर के अगर हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए तो हम लोग यही करते हैं ना, है ना, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर हमारा ये गिवन था, इस वाले स्टेट में चाहिए, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसकी ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठीक है। ये कैट फॉर्म में गिवन है, बिरा फॉर्म निकाल सकते हो इस, और ओ का मैट्रिक्स फॉर्म भी लिख सकते हो, तो आंसर आ जाएगा कैसे। तो पहली बात तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, सिग्मा जेड को ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स को ऐसे लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगी ऑपरेटर की दिस, और यहाँ पे आप लोग लिख दोगे तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आपका आंसर आ जाएगा 7.6। गॉट इट, कर लोगे ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान है। कैसे, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि दो आपके पार्टिकल, दो स्टेट्स हैं, आइगन स्टेट्स I1 इस तरीके से गिवन है, और ये जो स्टेट्स हैं दोनों वो कैसी हैं, ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के, और ये स्पिन हाफ पार्टिकल के सिस्टम के करस्पॉन्डिंग है। गॉट इट नाउ। इसके बाद बोला गया है कि आपको बताना है कि व्हेन द पार्टिकल या सिस्टम इज इन द साई स्टेट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अगर मेजरमेंट किया गया और आप स्टेट में वो आ गया। तो ये दोनों कैसी हैं, ये स्पिन अप और स्पिन डाउन को रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली स्टेट। और कह रहा है कि अगर हम लोग मेजरमेंट साइड 2 के ऊपर करें तो बताइए कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी अगर इस सिस्टम जो है वो अप स्टेट में आ गया। तो साई 1 और साई 2 के वैल्यू के बारे में थोड़ा बहुत गिवन था। कैसे कि साई 1 और साई 2 हमारे किसके स्टेट थी, स्पिन हाफ पार्टिकल की। तो साई 1 कुछ इस तरीके से गिवन थी हमारी अप स्टेट और डाउन स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिख लिया। साई 2 भी तो हमारी उस पर्टिकुलर स्पिन हाफ पार्टिकल की आइगन स्टेट है ना। आइगन स्टेट बोला था, क्या बोला था, एक सेकेंड, हाँ ऑर्थोगोनल स्टेट्स हैं। तो मैंने क्या किया कि साई 2 को भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया, अप और डाउन स्टेट में लिख सकता हूँ साई 1 और C1 और C2। यहाँ से एक कंडीशन निकल के आती है, अगर साई 2 के ऊपर मेजरमेंट करना है, अगर किसी स्टेट में मेजरमेंट करते हैं ना तो पहला काम है हमारा उसको क्या कर लो, नॉर्मलाइज कर लो। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हमारी ये होती है, ठीक है, सारे कोफिशिएंट का स्क्वायर का ऐड करोगे तो बनाएगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों कैसी हैं, ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल मैंने कर लिया। अब क्योंकि मेरे को मेजरमेंट करना है ना, तो साई C1 और C2 की वैल्यू भी तो चाहिए, और क्वेश्चन पूछेगा तो इस वाले स्टेट में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो C1 की वैल्यू अगर निकल आएगी तो आंसर आ जाएगा। सो मैंने क्या कही, ऑर्थोगोनल वाली प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे। सो यहाँ से C1 और C2 का एक रिलेशन आ जाएगा, एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, दो इक्वेशन दो अननोन, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करता हूँ तो C1 की वैल्यू हो जाती है √2/3, तो प्रोबेबिलिटी चाहिए था आप स्टेट में, तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, इसका मतलब 0.66 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ वी विल जंप इनटू द क्वेश्चन नंबर 13। बहुत आसान है, ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चन बहुत थोड़ा पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बाकी समझ जाओ तो बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन करने में। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 को पहले तो मैं पढ़ देता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ तो बोला क्या गया। क्वेश्चन में बोला गया था कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो पहले शुरुआत में जेड के डायरेक्शन में बैठा था, ठीक है, फिर इसके बाद दो बैठा था, फिर वो पास हुआ स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, और उन्होंने बोला गया जो मैग्नेटिक फील्ड है अब वो जेड डायरेक्शन नहीं है, जेड के से थोड़ा सब्सटेंडेड है 60 डिग्री से। तो उसने कहा कि भाई जो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा दैट विल इमर्ज विद द स्पिन अप पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेटअप। अच्छा, सो इसने बोला फ्रैक्शन बताओ कि उस वाली पर्टिकुलर सिचुएशन का, जब आपका जो एक्सपेरिमेंट हो गया, जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के करस्पॉन्डिंग जो स्पिन है वो आपकी किसके पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो बस इतना क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ आपको नोट कर रहे हैं वो देख लो। तो इस तरह क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले इनिशियल स्टेट पता होनी चाहिए। इनिशियल स्टेट क्या थी, अप स्टेट में था इलेक्ट्रॉन, ओके। सो इनिशियल स्टेट हमारी अप स्टेट में था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने बोला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड से कितना डायरेक्शन में बना रही, 60 डिग्री। सो मतलब मैंने मान लिया कि यहाँ पे एन कैप के अलोंग क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। सो सबसे पहले काम है आपको इस पर्टिकुलर एंगल में आपको स्टेट्स लिखना। मतलब अगर मैं कहूँ कि जो आपका एन कैप है और जो आपका यहाँ पे जेड है, क्योंकि हमारी जो स्पेन है वो अलॉन्ग दी जेड एक्सिस थी इनिशियली, फाइनल आपकी पोजीशन, फाइनल आपको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको मेजरमेंट करना है, तो वो स्टेट आपकी इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो इसके लिए आपको पता है थीटा रोटेशन वो 60 डिग्री से, तो हम लोग ये डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हो कि स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए अप डायरेक्शन में अगर जानी है स्टेट, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएशन हो रहा है थीटा का, तो अगर मैं थीटा और फाई की वैल्यू पता है तो मैं लिख सकता हूँ ये। गॉट इट।
सो यहाँ से मेरे को ये चीज़ पता है तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा की वैल्यू पता, फाई की वैल्यू पता नहीं है तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों जो स्टेट है वो रोटेशन ऑपरेटर की स्टेट्स होती है कि मतलब कितना रोटेट करना है अगर हमको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टेट की वैल्यू चाहिए। सो क्वेश्चन हो गया, थीटा की वैल्यू पता है, इस वाले स्टेट में हमको ले जाना है, सॉरी इस वाली स्टेट में हमको ले जाना है अप स्टेट में। सो यहाँ से वैल्यू मैंने थीटा की वैल्यू पुट की तो हमारे पास स्टेट आ गई ये वाली, और इनिशियली ये वाला स्टेट में था वो जेड वाले में, राइट। प्रोबेबिलिटी पूछी कि पैरेलल मतलब अब ये चला गया ना इस वाली स्टेट में, तो इस बार जब वो 60 डिग्री घूम गया तो पार्टिकल गया इस वाली स्टेट में जो मैंने यहाँ पे निकाल ली। इनिशियली ये था तो आंसर बताना था प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी मैंने सुपर इम्पोज कर दिया, सुपर इम्पोज करके उसका स्क्वायर कर दिया तो आंसर आ जाएगा हमारा 3/4। गॉट इट। इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, ये फॉर्मूले का यूज करो, आंसर आ जाएगा तुरंत। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। सो अगर डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है तो कैसे रख सकते हो, अगर मान के चलो कोई भी इलेक्ट्रॉन या स्पिन हाफ पार्टिकल अप स्टेट में है जेड की मतलब 10 वाले में, और आपसे पूछा गया थीटा अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी कितनी है cos स्क्वायर थीटा/2। डाउन स्टेट में तो उल्टा हो जाएगा, मतलब जो प्रोबेबिलिटी इतनी आई है उसको 1 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.25। ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो, बेसिकली आपका जो ऊपर बताया मैंने वो आपका प्रोसीजर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ नहीं है, इस पर्टिकुलर ऑपरेटर की वैल्यू पूछी गई थी और ये मैट्रिक्स जो है वो पॉलीमेट्रिक्स है, तो ये तो मैंने बताया था ना, और ये भी बताया गया था कि जो आपके ये जो है टोटल स्पिन जो सिस्टम है वो सिंगलेट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। सो हो गया आंसर। हमको पता है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिंगलेट के करस्पॉन्डिंग S1 और S2 का जो रिजल्ट था वो कितना था -3/4 H क्रॉस। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया पॉलीमेट्रिक्स में तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -3। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, मतलब देख रहे हो आप कितना आसान हो जाता है अगर हमको थोड़ा सा रिजल्ट अगर पहले से याद है तो। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो एटॉमिक फिजिक्स का है कॉन्सेप्ट, जब हम लोग स्पिन इंटरेक्शन पढ़ते हैं, बट अगर ये स्पिन का टॉपिक है तो ये भी हमको पढ़ना जरूरी है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपके पास ये पोटेंशियल है दो स्पिन के करस्पॉन्डिंग, जो आपका इंटरेक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है भाई, न्यूक्लियस के अंदर ये तरीके से एल एस कपलिंग हो रही है, तो उन्होंने बताया कि आपको जो लेवल्स हैं P12 और P3/2 के बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी का वो बताओ कितना होगा इन दिस यूनिट। ओके। सो ये अगर हमको थोड़ा सा आइडिया है एल एस कपलिंग का तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे कि अगर मैं लिखूं पहले इस पर्टिकुलर लेवल के लिए P12 के लिए या इस टर्म के लिए, तो इसमें मेरे को L की वैल्यू 1 हो जाएगी, J की वैल्यू हाफ हो जाएगी, और J की वैल्यू हाफ है, L की वैल्यू 1 है तो इस पर हाफ हो जाएगी यहाँ पे। इसी प्रकार P3/2 के लिए हमने ये वैल्यू पुट कर ली। अब मेरे को पता है एल एस कपलिंग जब भी होती है वो एल एस ऑर्बिट मतलब सॉरी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जब भी होता है तो इंटरेक्शन एनर्जी हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। गॉट इट ना। H²/2 L मतलब यहाँ पे L.S होता है तो उसको मैंने इन टर्म्स ऑफ कह सकता हूँ कि क्वांटम नंबर के में लिख लिया, तो ये इंटरेक्शन एनर्जी की फॉर्मूला है हमारा। सो इसमें क्या करना है आपको, अगर मैं लिखूँ इन टर्म्स ऑफ किस में जे और एल और एस की वैल्यू है, तो P1 की करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी निकल के आती है वो निकल के आती है ये। ठीक है, इसमें वैल्यू डालो आप लोग जे की, एल की और एस की, तो आपके पास आ जाएगा E1। इसी प्रकार P2 के लिए J1 J2 मतलब जे एल और एस की वैल्यू डालोगे तो P2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू पुट की तो आपका ये आ जाएगा, और जब इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो आपके पास ये आ जाएगा। डिफरेंस पूछा है तो E2 - E1 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हो। कैसे याद रखना क्या कि अगर मान के चलो जे की वैल्यू जो है वो L+½ के बराबर है, तो आपकी जो एनर्जी होती है उस पर्टिकुलर लेवल की वो होती है माइनस कॉन्स्टेंट H²/2 L, और जब भी जे की वैल्यू L-½ होती है तो उसके लिए वैल्यू होती है H×2 L+1। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, याद रखिएगा। अब इनका डिफरेंस चाहिए तो डिफरेंस आप लोग कर दोगे तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 2L+1। सो H²/2 2L+1। अब L की वैल्यू दोनों के लिए कितनी थी, 1 थी, तो यहाँ 1 डालोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा दिस। तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो, तो ये डायरेक्ट है और वो मैंने पूरा डेरिवेशन बता दिया आपको। नाउ अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये गेट में आया भी हुआ है। गेट 2025 का क्वेश्चन है आई थिंक, और
चलो कोई बिग डील नहीं है। देखो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने 2 स्पिन के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पे 3 स्पिन है और उसने बोल दिया कि हैमिल्टोनियन उस स्पिन का, वो उस स्पिन वाले सिस्टम का हैमिल्टोनियन आपका इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है और बोला गया है कि आपको इस पर्टिकुलर हैमिल्टोनियन के करस्पॉन्डिंग आपको एनर्जी आइगन वैल्यूज बतानी है। कुछ बिग डील नहीं है, अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता है हैमिल्टोनियन की तो आइगन वैल्यू वही होती है हमारी, है ना, निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बशर्ते यहाँ पे 3 स्पिन है, 3 स्पिन का मतलब हमको लगाना है तरीका, लेकिन हर एक की स्पिन कितनी है, S1 S2 की वैल्यू हाफ हाफ है तीनों की। पहली बात, पहला स्टेप हमारा ये हो गया। मैं क्या करता हूँ कि इस वाले स्पिन, ये जो लिखा ना इनका S1 + S2, इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया कि एक स्पिन बना लिया जो टोटल है स्पिन, इन दोनों की टोटल स्पिन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। सो मेरा हैमिल्टोनियन हमारा चेंज हो गया इसमें। अब मेरे को ये भी पता है S1 और S2 का प्रोडक्ट जो है वो किस इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर, इसके करस्पॉन्डिंग, है ना, ये लगेगा हमारा आगे काम आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। इतनी चीज़ अगर हमें समझ में आ जाती है तो एक चीज़ और समझ में आ जाती है, क्या कि यहाँ पे जो S² की वैल्यू है, ठीक है, S² और S1 है हाफ और S2, ये S1 है, ठीक है, ठीक है। सो एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ से जो कैपिटल S की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे, S1 और S2 की वैल्यू गिवन है, S की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो अप में जाएगा डाउन में जाएगा, वो बात अलग है। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए हम लोग फोकस करते हैं इस प्रोसीजर में। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब मेरे को ये भी पता है ना कि इन दोनों को मैं जैसे इस फॉर्मूले में लिखते हैं ना, 2 स्पेन का अगर डॉट प्रोडक्ट चाहिए S1 और S2 का, तो ऐसे लिखते थे, तो इसके लिए भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई बिग डील तो नहीं है। यहाँ पर हम लोग इसको एक स्पेन कंसीडर कर लेते हैं, इसको दूसरी स्पेन कंसीडर कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर है नाउ। अब यहाँ पर ये आया कैसे, ये आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से आ गया था, है ना, तो ये इस तरीके से आ गया था यहाँ पे। बेसिकली हमको इसकी वैल्यू चाहिए था ना, इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ये वाली, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वैल्यू मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास हैमिल्टोनियन आ गया ये, गॉट इट। शो नाउ अगर मेरे को इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए तो मेरे को हर एक टर्म की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता हो, इसकी भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता हो, इसकी भी हो और इसकी भी हो। सो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब जैसे मेरे को इनकी टोटल स्पिन की स्पिन वैल्यू चाहिए, मेरे को ये भी चीज़ पता है, क्या, S1 की वैल्यू पता है, S2 की पता है, S3 की पता है, तो इसकी हाफ थी, इसकी भी हाफ थी और इसकी भी हाफ है। इन दोनों के लिए मैंने मान लिया कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट स्पिन है वो S प्राइम है, जिसको मैंने S1 और S2 से डिनोट कर दिया। तो S प्राइम की जो वैल्यू निकल के आती है, मेरे पास 2 में निकल के आती है, एक 1 और एक 0, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया था S12 से, है ना, मैंने यहाँ पे मान लिया था। और ये S3 है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो सकता है, या तो हाफ होगा या 3/2 होगा, और इसकी मैंने इस टोटल स्पेंस को बोल दिया S, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला S, यहाँ पर इन दोनों का जो बताया था मैंने S1/2 बताया, वो S12, और इसको मैंने इन दोनों का जो रिजल्टेंट है सिस्टम के, उसके लिए S से रिप्रेजेंट कर दिया। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर से देख लो, इन दोनों का कितना है, 1 आ सकता है या 0 आ सकता है, फिर इन दोनों के साथ किया तो ये टोटल आ गया। सो ये 1 2 और 3 ये वैल्यू पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे हमको मिल रही है। सो अगर S² को इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर लिखना हो, क्वांटम नंबर तो ऐसे लिखते हैं, S² 1 2 रहा था कि जब भी हम लोगों को S² टोटल स्पिन को लिखना होता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर, तो इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे H² छूट गया था। इसी पे अगर S12 को लिखना हो तो कैसे लिखोगे, S12 + 1 का H², राइट। इसको भी कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे, है ना। सो ये वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, पुट करो आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए थोड़े से कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो देख लो। तो पहले मैं करता हूँ कि अगर S की वैल्यू हाफ है, S12 की वैल्यू 0 है, क्योंकि मेरे को पता है इनकी कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू इसकी आ रही हैं, 2 वैल्यू इसकी आ रही हैं, और S3 की वैल्यू 1 आ रही है हाफ अकेले। सो इसका कॉम्बिनेशन बनाना, आंसर आ जाएगा। कैसे, इसकी वैल्यू पहले मैं हाफ लेता हूँ, इसको 0 ले लिया, इसको 1/2 ले लिया, और फिर मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, A/2 H² और यहाँ से H² कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे ये मैंने इन टर्म्स ऑफ
क्वांटम नंबर लिख लिया। अब इसमें क्वांटम नंबर की वैल्यू पुट करोगे, तो जब ये वैल्यू पुट करोगे ना, तीनों वैल्यू यहाँ पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ये तो आ गया इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए। अब ये वाला कॉम्बिनेशन बनाओ, जब स्पिन मतलब एस की वैल्यू हाफ है और ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका 1 है, तो आपका आ जाएगा माइनस फिर। इसी प्रकार 3/2 के लिए कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा +3 है, और जब आप 3/2 और 1 के साथ कॉम्बिनेशन लोगे तो आ जाएगा आंसर +a/2। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा ए। गॉट इट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 की भी बात कर लेते हैं, एक ही सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसान है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 में पहले तो पढ़ना है, एक हैमिल्टोनियन था, वो इस तरीके से गिवन था। फिर उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा परटर्बेशन लगा देते हैं, वो भी एलएस कपलिंग वाला। तो जो नया हैमिल्टोनियन बन गया वो ये बन गया हमारा। तो बोला गया कि इसके और इसके रिगार्डिंग कुछ रिजल्ट्स हैं, वो बताओ वो सही है नहीं है। तो मैं रिजल्ट पढ़ता जाऊंगा और इसको सॉल्व करता जाऊंगा, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ से हिंट ले सकते हो। कैसे? ये हमारा गिवन था, ये हमारा निकला है आफ्टर परटर्बेशन। और क्वेश्चन में बोला गया था जो बी आर है ये कूलम्बिक पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व हो रहा था उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। तो मेरे को ये पता है कि जब कभी भी हम लोग सिमेट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हैमिल्टोनियन होता है ना, वो कुछ चीज़ों के साथ मतलब क्या करता है, कम्यूट करता है। जैसे एल स्क्वायर के साथ कम्यूट करेगा, एस स्क्वायर के साथ कम्यूट करता है, जेड कंपोनेंट के साथ भी कम्यूट करता है, एल जेड और एस जेड के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कम्यूट करता है तो इसमें जो ऑप्शन ए था उसमें लिखा था कि जो ऑप्शन डी जो था वो लिखा था H0 एल स्क्वायर एस स्क्वायर एल जेड एंड एस जेड हैव सेट ऑफ साइमल्टेनियस आइगन स्टेट। तो यहाँ से तो एक चीज़ क्लियर हो जाती थी, हाँ, क्योंकि ये हमारा पता है कि ये तीनों के साथ कम्यूट कर, चारों के साथ कम्यूट कर रहा सिमेट्रिक पोटेंशियल है, इसलिए H0 की जो आइगन स्टेट्स होंगी वो इन चारों की भी होगी, इसलिए ऑप्शन डी तो ये हमारा करेक्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए में बोला गया एच प्राइम कम्यूट्स विद एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर का कम्यूटेटर्स अगर इसके साथ निकालना तो ये यही अकेली एक हमारी कह सकते हैं ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है। तो इसके साथ हमने कम्यूटेटर्स रिलेशन पढ़ा था, मैंने एक वीडियो बताया 5 मिनट का वीडियो, उसमें देख लो एल डॉट एस किसके साथ कम्यूट करता है किसके साथ कम्यूट नहीं करता। तो ये एल स्क्वायर के साथ कम्यूट कर रहा है, एस स्क्वायर के साथ कम्यूट नहीं कर रहा, वो एस स्क्वायर के साथ भी कम्यूट कर रहा है, एस जेड के साथ कम्यूट नहीं करता और एल जेड के साथ भी कम्यूट नहीं करता। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जब एल स्क्वायर के साथ कम्यूट कर रहा है एल डॉट एस, तो इसका मतलब क्या है, ये और एल स्क्वायर दोनों एक दूसरे के साथ आइगन स्टेट्स अपनी शेयर करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन ए वाला भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये रीजन है उसका। ऑप्शन बी में बोला गया कि ये जो एच प्राइम वाला है वो एस जेड और एल जेड के साथ अपनी आइगन स्टेट शेयर करता है क्या, तो यहाँ से भी समझ में आ जाता है कि ये तो मैंने बताया कि एल डॉट एस किसके साथ कम्यूट नहीं करता, तो इन दोनों के साथ कम्यूट नहीं करता, इसलिए हमारी आइगन स्टेट शेयर नहीं करेगा। तो इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी में बोला गया था कि आपको बतानी है कि क्वांटम नंबर एन और एल के करस्पॉन्डिंग जो डीजेनरेट आइगन स्टेट्स हो हैं वो कितनी है, 2, इसमें लिखा है 2 × 2l+1। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कूलम्बिक पोटेंशियल है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इतना आएगा। 2n² होती है डीजेनरेसी, अगर डीजेनरेसी है अगर एल के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो ये होती है क्वेश्चन में, लेकिन 2l+1 गिवन है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाए। ऑप्शन सी भी हमारी सही होनी चाहिए ना, हाँ ऑप्शन सी हमारा सही होना चाहिए, सॉरी एल नहीं, यहाँ पे एल नहीं है, 2 इतना है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए, सी और डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान है अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है आपको पता। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला क्या गया था, देखो ये बोला गया था कि एक सुपर इम्पोज मतलब ये जो स्टेट्स हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से एक स्टेट हमारी बनी साई। और बाद में इसमें क्वेश्चन में बोला गया था, पहले ध्यान से पढ़ना और ध्यान से सुनना क्या बोला था। उसने बोला गया था इस स्टेट में पहली बार मेजरमेंट किया गया, पहली बार मेजरमेंट किया गया एनर्जी का एट टाइम t1, और जो हमें आउटकम मिला वो मिला E2 करके। गॉट इट। मैं फिर से यहाँ पे बनाया चार्ट, वो भी समझ में आ जाएगा। फिर उसने कहा कि हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम का मेजरमेंट किया गया, तो हमारे पास जो भी स्टेट आई एट टाइम 2 पे
जो भी स्टेट आई थी आफ्टर द मेजरमेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, फिर से हमने उसमें एनर्जी का मेजरमेंट किया एट टाइम t3 पर। तो बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी है सिस्टम की पाए जाने की E2 एनर्जी में आफ्टर द मेजरमेंट वो कितनी है, p/9। तो p की वैल्यू बताओ इन इंटीजर। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं बता देता हूँ किस तरीके से। उन्होंने कहा कि ये साई स्टेट है, इसमें मेजरमेंट किया गया पहले एनर्जी का। इसने कहा इस जब मेजरमेंट किया गया तो रिजल्ट आया E2 करके, मतलब एनर्जी की वैल्यू आई। फिर क्या है, जो भी आपकी जो स्टेट थी इसमें फिर से मेजरमेंट किया गया एंगुलर मोमेंटम का। फिर इसके बाद फिर से मेजरमेंट किया गया एनर्जी का। तो वो कह रहा है कि आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, अगर फाइनल स्टेट में भी प्रोबेबिलिटी अगर हमको निकालनी है E2 की। तो क्वेश्चन में बोल तो गया अगर p/9 है तो उस p की वैल्यू बताओ, या फिर इन टर्म्स ऑफ ए करने का मतलब है कि पहली बार किया गया, फिर दूसरी बार एंगुलर मोमेंटम का, जब तीसरी बार हमने मेजर किया गया एनर्जी का, तो एनर्जी की जो E2 की वैल्यू आनी चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। गॉट इट। और यहाँ पे जो ये जो है ये आपकी लीनियर कॉम्बिनेशन है। जो साई स्टेट है वो इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन है, और जो हमारी ये वाली स्टेट्स जो हैं वो हमारी हैमिल्टोनियन के आइगन स्टेट्स हैं। या फिर कह सकते हो कि सिमेट्रिक पोटेंशियल के अंडर जो भी सिस्टम है उसकी जो आइगन स्टेट्स हैं हैमिल्टोनियन की, एच की, एल स्क्वायर की, इस तरह की। सो पहला काम क्या किया गया, पहले देख लेते हैं। पहला बोला गया कि एट टाइम t1 पर इस पर एनर्जी का मेजरमेंट किया गया। चलो एनर्जी का मेजरमेंट किया गया, तो E2 अगर चाहिए तो इनमें से देखो E2 किस पर्टिकुलर स्टेट से हमसे मिल सकता है। तो E2 का मतलब क्या है, n पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ से n की वैल्यू 2 आ रही, तो इस पर्टिकुलर स्टेट से हमको E2 की वैल्यू मिल सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेजरमेंट हो गया तो हमारे पास जो फाइनल स्टेट बची आफ्टर फर्स्ट मेजरमेंट वो हमारी ये होगी, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी मिल रही है, E2 मिल रही है। इसके बाद इसमें हमको टोटल एंगुलर मोमेंटम मतलब हम लोगों ने मेजर किया। गॉट इट। तो हमारे पास फाइनल स्टेट हमारी ये हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, क्योंकि एल की वैल्यू कितनी 1 है। तो ये हमको पता है कि एल स्क्वायर और एच एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं, तो जो स्टेट एच की है वही स्टेट इसकी है, और उस स्टेट में इसकी आइगन वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी, यहाँ से कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए ना हो। इसके बाद जो भी स्टेट आई इसमें फिर से एनर्जी का मेजरमेंट किया गया। एनर्जी का मेजरमेंट किया गया तो हमको पता है एनर्जी कितनी आ जाएगी, जो हमारी फाइनल स्टेट होगी हमारी कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगी कुछ पर्टिकुलर कांस्टेंट के साथ। इतनी बात क्लियर हो जाती है। अब इस स्टेट में क्या एनर्जी E2 चाहिए थे, आपको पता है ये किसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी, मतलब इस बार स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी मिलेगी, E2 ही मिलेगी ना। तो इसमें प्रोबेबिलिटी पूछिए, कुछ नहीं, इसी का तो मोड लेना, इसी का मोड स्क्वायर करना है। तो इस स्टेट को पहले नॉर्मलाइज करो, नॉर्मलाइज करोगे तो आपके पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ जाइए। तो यहाँ पे कोफिशिएंट हमको पता है, कोफिशिएंट का मॉड का स्क्वायर कर दो, तो इसका कोफिशिएंट का मॉड का स्क्वायर करोगे तो आपके इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है, तो p/9 की वैल्यू अगर 1 है तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, वैसे इतना टफ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में जो दिया है वो एक कॉन्सेप्ट ही है टोटल। क्वेश्चन में बोला गया था कि स्पिन हाफ पार्टिकल है जो शुरू में वो अप स्टेट में लेकिन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, ये एक्स के बेसिस पर रिप्रेजेंट, मतलब एक्स की अप स्टेट में शुरू में पार्टिकल था। पहला जो क्वेश्चन किया था वो जेड के अप स्टेट में था। नाउ तो बोला गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल टू बी इन अप स्टेट अलोंग द एक्स प्राइम डायरेक्शन विच लाइज द एक्स वाई प्लेन एंड मेक्स द एंगल ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू द पोजिशन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इफ सच मेजरमेंट इज मेड। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया कि शुरू में पार्टिकल अप स्टेट में था एक्स की, फिर वो मेजरमेंट किया गया, तो मेजरमेंट किया गया तो हमको वो मिला पार्टिकल एस प्राइम की अप स्टेट में। गॉट इट। तो बोला गया कि इसमें आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सिंपल है, और ये इसके बारे में कुछ बता दिया गया कि ये वाली जो एक्सेस होगी वो एक्स एक्सेस के साथ फाई वो थीटा एंगल बना रही है। चलो इतना समझ में आ गया। गॉट इट। नाउ पहला क्या क्या बताया था मैंने कि आपको इनिशियल स्टेट लिख लेनी है, इनिशियल स्टेट लिख ली मैंने। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स प्राइम के करस्पॉन्डिंग हमको वो लिखनी है ना स्टेट, तो ये हो जाएगा एक्स प्राइम की डायरेक्शन, ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सेस के साथ, और मेरे को पता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो एक्स एक्सेस के साथ एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजीमुथल एंगल। तो यहाँ पे बेसिकली किसकी वैल्यू दी है, फाई की वैल्यू दी है,
और अगर इस पर्टिकुलर प्लेन में थीटा की वैल्यू पूछी, मतलब पोलर एंगल की वैल्यू पूछो तो कितनी है, 90 है। तो थीटा की वैल्यू पता है, फाई की वैल्यू पता है हमको, रख दो इस वाली इक्वेशन में। तो हमने निकाल लिया अप स्टेट में, अप स्टेट निकाल ली मैंने, है ना। प्रोजेक्शन ऑपरेटर की जो भी आइगन स्टेट थी अप डायरेक्शन में, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसमें हमने किसकी वैल्यू डालनी है, फाई की वैल्यू डालनी है और थीटा की वैल्यू डालनी है। तो थीटा की वैल्यू जब 90 डालोगे तो 45 बचेगा, कॉस 45 साइन 45 की वैल्यू ये आ जाएगी, और यहाँ पे फाई की जगह थीटा डाल दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टेट। बस इसको सुपरइम्पोज करा दो और प्रोबेबिलिटी निकाल दो। बस इसमें जब फॉर्मूले में डालोगे आप दिस, तो आपके पास जो आपका फाइनल बचेगा वो ये बचेगा। अब इसका कर लो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपको मॉड निकालना है, तो इसका क्या कर दो आप लोग, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करना है और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करके कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आंसर आ जाएगा इसका। गॉट इट, कोई बिग डील तो नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया था कि दो स्पिन पार्टिकल है, और उस स्पिन पार्टिकल का जो सिस्टम था, उस सिस्टम की हमने जो स्टेट निकालनी चाहिए या लिखनी चाहिए, वो कुछ इस तरीके से कि इन दोनों का क्या बनाना, आपको क्रॉस प्रोडक्ट या स्पिन प्रोडक्ट करके जो भी स्टेट आएगी ना, वो सिस्टम की स्टेट है, और उस सिस्टम का हैमिल्टोनियन हमारी ये है। तो बोला गया कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताइएगा एच की इस पर्टिकुलर स्टेट में, जो इन दोनों का स्पिन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट या जो भी आप प्रोडक्ट कहना चाहो। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। देख लो यहाँ पे, ये हमारी स्टेट है साई, जो कि अप अप और अप डाउन इस तरीके की स्टेट है। ये अप अप सॉरी ये अप है, सॉरी ये अप है, पहला पार्टिकल अप में है, दूसरा डाउन में है। तो बोला गया इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट वाली स्टेट हमारी गिवन है, और इस हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए। बेसिकली ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू चाहिए हमको, है ना, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस पर्टिकुलर स्टेट में। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ जाएगी। इतनी बात अगर समझ में आ जाती तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। हमको ये चीज़ भी पता है कि ये जो वाला पार्टिकल है, स्पिन हाफ वाला पार्टिकल है, स्पिन हाफ वाला पार्टिकल जो है वो कुछ इस तरीके की स्टेट में रह सकता है। मतलब जब इन दोनों का आपने प्लस ये है ना 1/2 और -1/2, तो ये इससे हमारा जो भी निकलेगा, वो हमारी जो स्टेट निकल के आएगी वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगी, या तो प्लस वाली निकल के आ सकती है या माइनस वाली निकल के आ सकती है। ये हमारी साई गिवन थी हमारी, ठीक है। सो मैंने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था क्या, कि अगर मान के चलो ये जो स्टेट है वो सिंगलेट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो S1 और S2 की वैल्यू, मतलब डॉट की वैल्यू जो मेजरमेंट के बाद मिलेगी वो इतनी मिलेगी। और अगर ये वाली स्टेट सिंगलेट को रिप्रेजेंट कर तो इतना आएगा, और अगर ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट कर रही तो ये आ जाएगा। और ये वाली स्टेट दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकती है, मतलब या तो इस वाली स्टेट में आएगा या फिर ये वाली स्टेट में आ जाएगा। तो हम लोग करते क्या हैं कि इसको, इस वाली स्टेट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहली वाली स्टेट मतलब अप में भी हो, मतलब सॉरी सिंगलेट में भी हो सकता है ना पार्टिकल, और ट्रिपलेट में, दो ही में होगा ना, क्योंकि सिस्टम जो बना है वो दो पार्टिकल से बना है। और वो दोनों पार्टिकल के जो स्टेट्स हैं उनका अगर मैं डॉट, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलते हैं इसको, स्पिन प्रोडक्ट अगर निकालता हूँ, तो वो वाला सिस्टम या तो सिंगलेट में जाएगा या फिर ट्रिपलेट में जाएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है ना। तो मैंने क्या किया गया कि सिस्टम की जो भी स्टेट थी उसको मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगलेट और ट्रिपलेट में लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिलहाल, ठीक है। शो नाउ, अब इसको मेरे को पता है, अगर मेरे को हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए तो ये हमको फॉर्मूला पता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेट्स है ना, ये स्पिन की स्टेट्स हैं, और स्पिन और एच हमारा कम्यूट करता है। गॉट इट। सो इस तरीके से हमारे पास, इस तरीके से हम लोग हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी एनर्जी कैसे लिखते हैं देख लो यहाँ पे। तो मतलब एनर्जी की तरह, मतलब एनर्जी नहीं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2, है ना, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा। और ट्रिपलेट करस्पॉन्डिंग आप लोग लिख सकते हो कितने, h×4, और सिंगलेट करस्पॉन्डिंग लिख सकते हो कितना, -3h²/4। और जब ये वैल्यू पुट करोगे आप, तो यहाँ से हैमिल्टन की वैल्यू आ जाएगी -λ, क्योंकि शुरू में मतलब बाहर तो आपका इतना था, ये था, तो h²/4 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लैम्डा। तो यहाँ से जब वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -λ। गॉट इट, इतना कर लोगे ना,
थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी, 1/4 निकल के आएगी, बाहर 1/2 है, यहाँ से निकलेगा -3/4, बाहर 1/2 है। अब और बाहर भी 4 है, तो 4 से तो 4 सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या -3/2 और +1/2, तो आंसर आ जाएगा -λ। गॉट इट। सो इस तरीके से -λ आंसर आ जाएगा। इन शॉर्ट, दो स्पिन पार्टिकल थे, दोनों की स्टेट्स हमको गिवन है और जो सिस्टम की स्टेट है वो स्पिन प्रोडक्ट की स्पिन के बराबर है। तो अब जो सिस्टम है वो तो या तो ट्रिपलेट में जाएगा या फिर सिंगलेट में जाएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो दोनों के करस्पॉन्डिंग मैंने लिख लिया कि लीनियर कॉम्बिनेशन होगा सिस्टम की स्पिन ये वाली। और मेरे को पता ट्रिपलेट और सिंगलेट स्टेट में जब S1.S2 का मेजरमेंट करता हूँ तो मेरे पास आंसर कुछ इस तरीके से आते हैं। तो मेरे को उसकी लैम्डा पता है, मतलब कह सकते हो आइगन वैल्यू पता है, और मेरे को प्रोबेबिलिटी पता है। तो एनर्जी के लिए कितना चाहिए, यही दोनों तो चाहिए। मतलब किसी सिस्टम के में अगर हम लोग किसी ऑपरेटर का मेजरमेंट करते हैं तो अगर वो सिस्टम उन पर्टिकुलर आइगन स्टेट्स को रखता है जो कि इसकी हैं, तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से निकालते हैं, उसका एक्सपेक्टेशन है फिर एवरेज वैल्यू। गॉट इट। यहाँ से -λ आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 भी देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया कि आपके पास एक एटम है जो जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, नॉन जीरो है सॉरी, और उसके पास वो एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है। फिर उसने कहा कि अब इसको हम लोग एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंट एपरेटस जो था उससे हमने पास करा दिया, तो बताइए कितनी बीम्स हमको मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसान है। जब उसने बता दिया कि इसका मैग्नीट्यूड हमको गिवन है तो यहाँ से एल की वैल्यू निकाल सकता हूँ 3। जब भी हम लोग एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंट से, मतलब इन शॉर्ट में कर बता दे रहा हूँ कि जब भी किसी पार्टिकल की या किसी एटम की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एल है तो वो अपनी जी एल मतलब 2l+1 नंबर ऑफ बीम्स में स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पे L=3 है, तो यहाँ से जी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इसलिए जो आपकी बीम्स है वो कितने में स्प्लिट होंगे, 3 में, 1 2 3, बहुत सॉरी 7 हो जाएंगे। ठीक है, L=3 है। तो क्वेश्चन नंबर 22, ये भी बहुत आसान है। 22 में बोला था सिग्मा एक्स आपका इस तरीके से गिवन है, सिग्मा वाई आपका कुछ इस तरीके से गिवन है, और कुछ इनके कम्यूटेटर और एंटी कम्यूटेटर बताया गया था। ये एंटी कम्यूटेशन रिलेशन गिवन था। तो बोला था सिग्मा जेड को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो सिग्मा एक्स को ऐसे लिख रहे हो, सिग्मा वाई को ऐसे लिख रहे हो, तो सिग्मा जेड को बताओ कैसे लिखोगे। तो कर लेते हैं। मेरे को बस एक ही रिजल्ट याद है कि सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा वाई कितना होता है, मतलब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये आता है रिजल्ट, है ना। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू ये है, सिग्मा वाई की वैल्यू ये है, दोनों का प्रोडक्ट ले लो। तो जब भले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, और यहाँ से आई है ही अपना, तो ये वाला आई जो है वो इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा और माइनस साइन इसके अंदर चला जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा रिजल्ट। कोई दिक्कत, यहाँ पे मैंने लिख दिया था। ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो सिग्मा जेड ये आ जाएगा। अब आपको इनका मतलब जो भी ब्रैकेट में प्रोडक्ट करना है वो कर लो, और कुछ रिजल्ट जो गिवन है वो रिजल्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो। तो जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया, मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये आ जाएगा। क्वेश्चन में ये गिवन था कि ये एंटी कम्यूटेटर अगर एफ का एफ के साथ लोगे तो 0 आ रहा, तो मैंने एक्सपेंड कर दिया, तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी 0। एफ का एफ के साथ मल्टीप्लाई करो तो एफ स्क्वायर आ जाएगा, एफ स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब क्या, एफ डैगर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एफ डैगर का भी 0 है वैल्यू, तो ये 0 कर दिया, और एफ की वैल्यू 0 थी तो ये वाला 0 कर दिया। तो मेरे पास दो ही चीज़ बची हैं, एक ये और एक ये। सो यहाँ से एक चीज़ तो रिजल्ट आ जाती है समझ में, मतलब निकल के आ जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था कि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की जगह मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। इन दोनों में से किसी एक को आपको हटाना है, तो हटा दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये। आई थिंक इतना क्लियर हो गया हुआ है ना। ओके, सो 23 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 वाला। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ये लॉजिक है, एक कॉन्सेप्ट है पूरा मैट्रिक्स का। अगर वो आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो बोला गया था कि एक सिस्टम है वो स्पिन हाफ पार्टिकल्स की स्टेट्स में रह रहा, और टोटल स्पिन जो है उसकी वो इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई S1+S2। तो बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो स्पिन ट्रिपलेट प्रोजेक्शन ऑपरेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर हमने पढ़ा था कि कैसे, मतलब अगर किसी स्टेट को प्रोजेक्ट कराना हो तो हम लोग प्रोजेक्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है कि स्पिन कौन सी होनी चाहिए, ट्रिपलेट होनी चाहिए। तो आपको बताना किस तरीके का प्रोजेक्शन ऑपरेटर इस पर्टिकुलर ऑप्शन से मैच करेगा। सो पहली बात,
जब उसने ट्रिपलेट प्रोजेक्शन ऑपरेटर बोला है तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर स्टेट को अगर ऑपरेट मतलब इस प्रोजेक्शन ऑपरेटर को ऑपरेट कराएंगे तो वो ट्रिपलेट में जाएगा। और अगर ट्रिपलेट स्टेट अकेली है तो ऑब्वियसली वो ट्रिपलेट में जाने मतलब जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आइगन वैल्यू गिवन होगी। तो इस ऑपरेटर की कुछ खास बात है, क्या क्या, कि जब ये ऑपरेटर ट्रिपलेट में ऑपरेट करेगा तो उसकी आइगन वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और जब ये वाला ऑपरेटर सिंगलेट्स में ऑपरेट करेगा तो उसकी 0 होगी, है ना, क्योंकि ये ट्रिपलेट वाला ऑपरेटर है, ट्रिपलेट प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। तो इतनी बात तुमको पता है क्वेश्चन से ही। तो मैंने पी ऑपरेटर मान लिया कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। गॉट इट नाउ। यहाँ से एक चीज़ मेरी ये भी क्लियर हो जाती है, क्या क्या, मेरे को ये चीज़ भी क्लियर है कि S1 और S2 की वैल्यू, S1.S2 की वैल्यू सिंगलेट और ट्रिपलेट में कुछ इस तरीके से मेरे को पता है, ये चीज़ मेरे को पता है। और जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है यहाँ पे, ट्रिपलेट प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, वो S1 और S2 के से ही मिल के बना है हमारा। सो मैंने क्या कर दिया कि जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है वो इन्हीं की मदद से बना है, S1 और S2 से। सो ये जो है, ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है ये फॉलो होनी चाहिए क्योंकि स्पिन के करस्पॉन्डिंग था। सो अगर मान के चलो आपने पढ़ा होगा कि अगर मान के चलो आपको कोई मैट्रिक्स पता है और फिर आप कहो कि इस मैट्रिक्स का फंक्शन, इस मैट्रिक्स का फंक्शन निकालना है, तो आप लोग उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स से कैसे निकालते हो, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। पढ़ा तो ऐसा होगा ये तरीका, मतलब ये इन जनरल आपको PYQ में सॉल्व करते हुए मिला होगा, अल्फ़ा नॉट आई प्लस अल्फ़ा वन एम। और यहाँ पे अल्फ़ा नॉट और अल्फ़ा वन की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। सो मैंने यहाँ पर अल्फ़ा नॉट को ए से रिप्लेस कर दिया, अल्फ़ा वन को बी से रिप्लेस कर दिया। एक्चुअली जो ऑपरेटर है वो S1 और S2 से मिलकर बना है, तो मैंने यहाँ पे ये मैट्रिक्स लिख दिया S1.S2। इतनी बात क्लियर है। अब हमको क्या करना है कि ये वाली जो गिवन थी इन्फॉर्मेशन, इन इन्फॉर्मेशन की मदद से हमको ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी है। निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ट्रिपलेट स्टेट में जब ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट ही मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, जब हम लोग ऑपरेट करेंगे इस पर्टिकुलर ऑपरेटर को तो ट्रिपलेट स्टेट मिलती है H²/4। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा A+B/4, क्योंकि H क्रॉस की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 मान रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा A+B/4 की वैल्यू 1, और जब सिंगलेट वाले में ऑपरेट करेगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा A-3/4 = 0। सो यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ये दोनों इक्वेशन है हमारी, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए और बी की वैल्यू हम लोग लिख देंगे जो हम लोगों ने माना था, तो हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर मिल जाएगा। कोई बिग डील नहीं है, गॉट इट। मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट था और कुछ बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे थी नहीं। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में जंप कर जाते हैं, कैसे देख लो। क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया था कि कोई भी स्पिन हाफ पार्टिकल है और वो शुरू में इस पर्टिकुलर स्टेट में था, तो कितने टाइम बाद वो -साई स्टेट में आ जाएगा। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, देख लो। क्वेश्चन में बोला गया था शुरुआत में ये है, आफ्टर टाइम टी के बाद मैंने इसमें टाइम एवोल्यूशन लगाया और मैंने ये निकाल लिया कि ये वाली जो स्टेट होगी एट टाइम टी पर ये होगी। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया फाइनल स्टेट ये वाली है, ठीक है, तो इस वाली स्टेट को इस वाली स्टेट के साथ कंपेयर करेंगे। गॉट इट। अब कैसे कंपेयर करेंगे देख लो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 को मतलब 10th वाले को करने के 2 तरीके हैं, मैंने आपको बताया था कैसे, कि एक तो आपका मतलब ये था कि शुरुआत पे इस स्टेट में था एट टाइम टी = 0 पे, आफ्टर टाइम टी लगाया तो ये फाइनल स्टेट आ गई, और उसने बोला था कि जो फाइनल स्टेट है ये वाली होनी चाहिए, तो इस वाले स्टेट को इसके स्टेट के साथ कंपेयर करा दो आप, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस साइन जब इसके अंदर जाएगा इस वाली स्टेट के अंदर, तो ये वाला माइनस आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ माइनस आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को कंपेयर करिएगा। जब कंपेयर करोगे ना तो ये वाला और ये वाला मतलब किसी एक को उठा लो तो वहाँ से आपको निकल के आ जाएगा, जैसे आपने यहाँ से उठाया ये वाला। सो ये जो वैल्यू है ये -1 के बराबर होनी चाहिए। -1 कब आता है, जब आप लोग यूलर फार्मूला यूज करते हो ना, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। सो ये -1 आ जाएगा, पाई आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। कभी टाइम लेना है तो मैग्नीट्यूड ले लो, पाई की वैल्यू होनी चाहिए, ये किसके बराबर होनी चाहिए, पाई के बराबर होनी चाहिए। सो ये आपका आ जाएगा, आप माइनस भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉस तो वही आता। सो यहाँ से आपका ये आ जाएगा इसके बराबर, ये आ जाएगा इसके बराबर,
और E1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू बी, है ना। सो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। गॉट इट। थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा वो करिएगा, ये चलता रहता है यहाँ पे। सो क्वेश्चन में क्या था, टाइम टी इक्वल टू 0 पर स्टेट गवर्न थी, टाइम टी पर उसने पूछा था और इसको दोनों कंपेयर कर दिया, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी ये, है ना। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है, वो भी देख लो यहाँ पे। दूसरा तरीका जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका एक कह सकते हो कि मैं इसको इस तरीके से रिलेट करता हूँ, जैसे कोई स्टेट साई है, अगर इसको वापस इस स्टेट में आना है तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई पार्टिकल अपने इनिशियल स्टेट में आता है तो जो भी टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ये टाइम तो हमको पता है ना। तो ये टाइम पीरियड मान के चलो मैंने कर लिया 2 पाई का टाइम पीरियड है, ठीक है। सो अगर मैं टाइम पीरियड लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ दिस तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई/ओमेगा, और ओमेगा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, गॉट इट। सो 2 पाई/ओमेगा, और यहाँ पे जो ओमेगा है ना वो फ्रीक्वेंसी है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सही है, नहीं ये होती ना, ये है लार्मर फ्रीक्वेंसी हमारी यही होती ना। तो अगर 2 पाई का पीरियड चाहिए, अगर स्टेट साई से हमको साई में जाना है तो मेरे को जो टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। तो मैंने कह दिया वो टाइम पीरियड हमारा इतना है, जहाँ पर म्यू वो ओमेगा है वो ये वाली फ्रिक्वेंसी है, लार्मर फ्रिक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट आया ना, तो ये आ गया। तो यहाँ पे जब मैं लार्मर फ्रिक्वेंसी पुट करता हूँ तो मेरे पास जो आता है टी की वैल्यू वो निकल के आती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब वो इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, कैसे करेंगे देख लो यहाँ पे। सो ये है हमारा करस्पॉन्डिंग टू पाई 2 पाई, जब वो इनिशियल से फाइनल स्टेट में आता है। अगर पाई में चेंज देखना है, मतलब पाई चेंज अगर करना है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो फैक्टर आ रहा, जो फेज फैक्टर आ रहा वो पाई का है यहाँ पर। सो पाई अगर फेज एंगल चेंज करना है तो टाइम कितना चाहिए ये, अब इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, ये लार्मर फ्रिक्वेंसी है, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये ओमेगा पुट कर दिया, एच क्रॉस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, तो ई एच क्रॉस बाई 2m करके होता अपना म्यू बी, तो ये म्यू बी आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, गॉट इट। तो ये आ जाएगा हमारा वो वाला टाइम जब स्टेट टी से वो जब स्टेट साई से साई कह सकते हो माइनस साई की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में देख लेते क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन बोला गया था कि आपके 2 पार्टिकल है, इस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, और उस इलेक्ट्रॉन के जो स्पेशल वाला पार्ट है ना वो सिमेट्रिक है। तो आपको बताना है कि जो एंटी सिमेट्रिक वाला पार्ट होगा, या फिर कहोगे सिस्टम जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, उन दोनों इलेक्ट्रॉन से मिलकर आपका जो स्पेशल वाला पार्ट बन रहा था वो सिमेट्रिक है। तो आपको बताना है कि इसमें वाला पार्ट जो है इनमें से कौन सा होगा। तो ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन में बोला था कि स्पेशल पार्ट आपका सिमेट्रिक है, अगर फर्मियोन्स वाला सिस्टम है तो टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, और जो टोटल वेव फंक्शन है वो स्पेस और स्पिन दोनों से मिलकर बनता है। तो ये सिमेट्रिक है तो ये एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। अब ये एंटी सिमेट्रिक कब होगा, जब ये सिंगलेट स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। और सिंगलेट स्टेट हमारी कौन सी होती है, ये वाली स्टेट होती है। इसको अगर मैं इस अप और डाउन पर स्टेट में रिप्रेजेंट करना तो ये आ जाएगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि बहुत आसान है, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ जिससे आप लोग जल्दी पहुँच सकते हो। कैसे कि क्वेश्चन बोला गया था ये जो आपका ऑपरेटर है हैमिल्टोनियन, इसकी वैल्यू आपको, इसकी आइगन वैल्यू आपको बतानी है। आइगन वैल्यू का मतलब क्या है देख लो यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो सिग्मा और ए आपका कोई वेक्टर है, सिग्मा आपके पॉलीमेट्रिक्स है, तो इसको मैंने मतलब कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। तो सिग्मा एक्स ऐसे करके, ठीक है। अब इसकी आइगन वैल्यू चाहिए तो क्या कर सकता हो कि इसको आप लोग मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर निकालो एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो वो थोड़ा तरीका हो सकता है ज़्यादा मतलब बड़ा वाला, लेकिन आपको याद रखना है जब कभी भी आपका हैमिल्टोनियन इस तरीके से गिवन हो तो इस हैमिल्टोनियन की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो होती हैं प्लस माइनस रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर, इसका मॉड का स्क्वायर, इसका मॉड का स्क्वायर, इसका मॉड का स्क्वायर। तो जब कभी भी आपका हैमिल्टोनियन इस तरीके से होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई
बी वाई करके, तो इसका कितना होता है आंसर, प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। सो इस वाले का स्क्वायर किया ये आ जाएगा, इसके वाले इसका स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। तो अब मेरे को पॉलीमेट्रिक्स का प्रॉपर्टी बता है तो ये आ जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा ये। और इसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ए वेक्टर का मोड। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, ये तो हम लोग किए हुए हैं। इसमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालना, स्टेट गिवन है और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए, तो ए और बी की वैल्यू निकालो। फिर क्या रखो, क्या करोगे, मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड बाई जो मैंने आपको बताया था शुरुआत के क्वेश्चन में। तो कर लो, ये भी आसान है। तो ए की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी ये, और बी की वैल्यू आ जाएगी 2/6। इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इस वाले फॉर्मूले पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5/6। गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लो। क्वेश्चन नंबर 28 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया कि शुरुआत में पार्टिकल इस स्टेट में था और बताइए कितने टाइम बाद वो इस स्टेट में आ जाएगा। तो मतलब वो टाइम टी, कैपिटल टी के बने हैं, तो एनर्जी बताओ। तो टाइम एवोल्यूशन करेंगे, इस पर्टिकुलर इससे कंपेयर करा देंगे तो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। देख लेते हैं, एनर्जी डिफरेंस पूछा। तो एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर ये था, इसमें टाइम टी पर इतना आ गया। अब इसको मैंने टाइम एवोल्यूट कर दिया तो ये स्टेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगी इसमें। अब बोला कि ये फाइनल में इस वाली स्टेट में है, तो इसको सुपर इम्पोज करा दिया, इसको 1 के बराबर कर दिया, क्योंकि फाइनल में तो इसी में स्टेट में आना है ना, ये वाली स्टेट इसी में तो आएगी। सुपर इम्पोज करा, नॉर्मलाइज मतलब प्रोबेबिलिटीज़ की 1 है तो इसमें 1 से इक्वल कर दिया। अब दोनों तरफ सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू निकालनी, मतलब डिफरेंस निकालना है एनर्जी का, E2 माइनस C1 का। तो सॉल्व कर लो, ये निकल आया तो 1/2 से 1/4 बाहर आ जाएगा। ये अगर गिवन है तो इसका डैगर लोगे तो ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डेल्टा ई आ जाएगा जो कि E2 माइनस E1 है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपके पास जो डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी वो, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा। आंसर तुम्हारा एच के टर्म्स में, एच क्रॉस में आंसर है, तो एच क्रॉस को एच में पहले कन्वर्ट कर लोगे तो आपके पास h/2t आ जाएगा। क्वेश्चन कैसा है समझ में आ गया होगा, करना कैसे वो भी बता दिया। ये स्टेट गिवन थी, इसमें आना है, इसको टाइम एवोल्यूट कर दिया, इसी में आना चाहिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, तो उसके लिए मैंने 1 से बराबर कर दिया। गॉट इट। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 29 जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थोड़ा डिफिकल्ट क्या है, 3x3 का है, आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 29 था। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, स्पिन 1 वाला पार्टिकल, मतलब क्या है, एम की वैल्यू 3 होगी, 1 0 -1। ये जो साई है, मतलब इस वाली साई में ये बैठा है पार्टिकल, और ये साई जो एस जेड के बेसिस में रिप्रेजेंट की गई है। क्वेश्चन बोला गया है कि अगर इस वाली स्टेट पे एस एक्स ऑपरेट करा दी गया, अब जो भी स्टेट आई उसमें मेजरमेंट किया गया एस जेड का, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसमें आंसर जो +H आना चाहिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए कैसा है। क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली स्टेट शुरू में गिवन थी, इसमें एस एक्स ऑपरेट करा गया, जो भी स्टेट आई उसमें एस जेड का मेजरमेंट करा गया, और वो मेजरमेंट आना चाहिए कितना, +H, मतलब प्रोबेबिलिटी कर उसकी निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। 3x3 की एस एक्स मैट्रिक्स को मैंने ऑपरेट करा दिया, तो मेरे पास यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा ये वाली स्टेट। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, है ना। ये कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए। ये एस इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग एम एस की वैल्यू आ जाएगी 3, 1 0 -1। फिर मैट्रिक्स फॉर्म 3 स्टेट्स है आपकी, 1 1 1 0 1 -1। यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म निकालोगे तो एस एक्स की आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से जब इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास फाइनल स्टेट ये आ जाएगी। अब इसमें हमको एस एक्स के बाद हमने ऑपरेट करा दिया, मतलब जो भी हमारी फाइनल स्टेट है इसमें मेजरमेंट चाहिए हमको, तो मेजरमेंट चाहने के लिए पहले तो इसको नॉर्मलाइज कर लो, नॉर्मलाइज कर लिया, ये नॉर्मलाइज कर लिया। अब आप खुद बताइए किस स्टेट के करस्पॉन्डिंग +H क्रॉस चाहिए, तो इस वाली स्टेट को मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया एस जेड के लीनियर कॉम्बिनेशन में जब मैं लिखूंगा तो जो पहला वाला कोफिशिएंट होगा वो +H वाली स्टेट के करस्पॉन्डिंग है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/6। कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी है। गॉट इट। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा रिजल्ट पता होना चाहिए, तो आपके पास ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत आसान है। इस पे नाम वाला पार्टिकल इस स्टेट में है, ठीक है, और ये वाली जो स्टेट है ना वो एस जेड की आइगन स्टेट्स हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि अब हम लोग जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू अलॉन्ग द एस एस, मतलब पूछा है उसने गया क्या है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन पूछा गया उसमें कि एस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताओ जो गिवन स्टेट साई है वो।
तो ये हमारी गिवन थी, ये पूछा गया है, इसको मैंने पॉलीमेट्रिक्स के टर्म्स में लिख लिया। अब सिग्मा एक्स का ऑपरेशन मेरे को इनमें पता है, आपको डाउन कर देता, डाउन को अप कर देता, ये आ जाएगा। इसको फिर से ऑपरेट कर दे, साई को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ स्टेट के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस स्टेज में आके मैं आपको एक एक स्टेप नहीं बताऊंगा कि ये करो, आप कीजिएगा। मैंने आपको तरीका बता दिया कि इसका ब्रा फॉर्म लोगे, ब्रा फॉर्म को इसमें ऑपरेट करा देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एस क्रॉस बाई 2। क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32 एक ही जैसे है, थोड़ा सा ऑप्शन पे ही थोड़ा वो है। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास एक 2 पार्टिकल वाला सिस्टम है, और बोला गया हिल्बर्ट मतलब जो आपका हिल्बर्ट स्पेस की सब स्पेस की जो डायमेंशन है वो 21 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको बतानी है किसी एक पार्टिकल की स्पिन क्या होगी इनमें से। गॉट इट। सो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है समझना, जब भी आइडेंटिकल पार्टिकल की करस्पॉन्डिंग सिस्टम दिया जाता है और उस सिस्टम के अंतर्गत आपको हिल्बर्ट स्पेस की डायमेंशन पूछी जाती है, तो ये तो मैथमेटिकल फिजिक्स का नियम है, मैट्रिक्स का, कि जब कभी भी डायमेंशन की बात करते हैं किसी स्पेस की, तो वो होती है नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन या फिर वेव फंक्शन। तो जितने आइगन फंक्शन होंगे ऐसे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उनकी संख्या कहलाएगी हिल्बर्ट स्पेस की डायमेंशन। तो ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए, जब भी आइडेंटिकल पार्टिकल हो, उसमें 2 तरीके से आप लोग लिख सकते हो। अगर आइडेंटिकल है तो हो सकती है 2s+1 n। ठीक है, यहाँ से आप लोग हिल्बर्ट स्पेस की डायमेंशन निकाल सकते हो, जो भी आंसर आ जाएगा। और अगर नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं तो n का प्रोडक्ट आ जाएगा, वही आपकी डायमेंशन होगी। तो ये d की वैल्यू है। नाउ अब क्वेश्चन में बोला गया था कि उसकी जो डायमेंशन है वो 21 है, तो 21 यहाँ से तो आ नहीं सकता क्योंकि वो स्क्वायर नहीं है किसी का, तो यहाँ से आएगा। तो मैंने मान लिया कि दोनों पार्टिकल की स्पिन कैसी है, एक S1 है एक S2 है। तो फिर मैंने यहाँ से उठाया, दो दो ही मेरे ब्रैकेट आएंगे यहाँ से, तो दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए 21। अब मैंने यहाँ पे क्या बनाया, थोड़ा सा वो कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि थोड़े से केसेस मैंने यहाँ पे स्टडी किए कि अगर इस वाले ब्रैकेट का वैल्यू 21 है, इसकी 1 है, तो आंसर पर 21 आ जाएगा। अपोजिट भी हो सकता है 3 7 और 7 3। अब दोनों ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस। इसकी वैल्यू अगर 21 है तो S1 की वैल्यू होगी 10, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो S2 की वैल्यू होगी 0। इसी प्रकार ये अब क्वेश्चन में बोला गया था कि नॉन जीरो वैल्यू चाहिए हमको, तो यहाँ से ये वाले केसेस तो हमारे नेगलेक्ट हो जाते हैं। केस बचते हैं ये वाले कि जब 2s+1 की वैल्यू 3 हो और 2s2+1 की वैल्यू 7 हो। तो यहाँ से जब मैं वैल्यू सॉल्व करता हूँ तो S1 की वैल्यू 3 आती है और ये 1 आती है। अपोजिट भी सॉल्व करता हूँ तो ऐसे हम लोग कह सकते हो। तो एक स्पिन की वैल्यू 1 आ रही है, एक स्पिन की वैल्यू 3 आ रही है। तो इसमें से पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो एक स्पिन की वैल्यू 3 होनी चाहिए, इस क्वेश्चन में 1 होनी चाहिए। क्वेश्चन सेम है, बस ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 33 देख लो। क्वेश्चन नंबर 33 भी बहुत आसान है, हैमिल्टोनियन आपका गिवन था, ये वाला हैमिल्टोनियन गिवन है। और क्वेश्चन में बोला गया था कि एट लेटर टाइम टी अगर एस जेड का मेजरमेंट किया जाएगा तो वो प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें -h×2 आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, और हैमिल्टोनियन आपका गिवन था। गॉट इट। और जो इनिशियल स्टेट थी वो अप स्टेट है, याद रखिएगा S+। सो अगर ये क्वेश्चन में गिवन थी इन्फॉर्मेशन तो हम लोग कर सकते हैं आसानी से। कैसे, देख लो, बहुत आसान है। शुरुआत में ये था, आफ्टर टाइम टी में टाइम एबुलेट कर दिया, टाइम एबुलेट कर दिया तो आपके पास ये टाइम एबुलेशन ऑपरेटर होगा, इस तरीके से हमने पढ़ा था। अब एच को मैंने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ ओमेगा और साई में, एस वाई में, तो ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ से ये आ जाएगी, मतलब बी और गामा को भी ओमेगा से रिप्लेस कर दिया, तो मेरे पास ये आ जाएगा फाइनल। नाउ अब मेरे को ये चीज़ भी पता है कि एस वाई को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा वाई के टर्म्स में। मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करता हूँ, क्योंकि एस वाई को मैं लिख सकता हूँ h×2 सिग्मा वाई। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। और मेरे को ये भी रिजल्ट पता है, ये वाला फॉर्मूला मैंने पढ़ा था कि जब कभी भी सिग्मा.n थीटा आता तो मैं इसको यूलर फॉर्म में लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो θ/2 की जगह θ/2 डाला, सिग्मा.n की जगह सिग्मा.1 डाला। अब यहाँ पे वैल्यू कंपेयर कर लो कौन कौन चीज़ें कहाँ कहाँ में। अब ये वाई कंपोनेंट है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एन कैप की जगह वाई कैप होगा, सिग्मा की जगह सिग्मा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेके तो सिग्मा वाई हो जाएगा। थीटा की जगह ओमेगा टी है, ध्यान दीजिएगा, ये ओमेगा टी है ना। सो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इस फॉर्मूले में, मतलब ये जो चीज़ है वो आपकी इसमें रखी तो आपके पास ये आ जाएगा रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेट हमारी चली रही थी, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी वाला ऑपरेटर इसमें ऑपरेट होगा तो वही स्टेट मिलेगा, लेकिन सिग्मा वाई वाला इसमें ऑपरेट होगा तो आयोटा और डाउन स्टेट आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा। जब आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन आ जाएगा, तो फाइनल स्टेट हमारी ये आ जाएगी। फाइनल स्टेट अगर ये आ जाएगी तो इसमें मेजरमेंट करना है। अब इसको मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जेड बेसिस पे लिख दिया,
और मेरे को चाहिए डाउन स्टेट वाला, मतलब C2 का कोफिशिएंट चाहिए, तो C2 का कोफिशिएंट कंपेयर करने पे ये आ रहा, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा डी। गॉट इट? क्वेश्चन समझ में आ गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 34 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया था कि 3 ऑब्जर्वर है, एक प्रोटॉन है, स्पिन पार्टिकल है, जो शुरुआत में क्या है कि मतलब शुरुआत में जेड एक्सिस में था, और इसमें 3 मेजरमेंट किए गए, पहला जेड एक्सिस के अलॉन्ग, फिर एक्स के अलॉन्ग, फिर जेड के अलॉन्ग। पहली बार उसको मिल रहा रिजल्ट जो मिल रहा प्लस हाफ मिल रहा। इसके बाद कह रहा कि थर्ड जब ऑब्जर्वर फाइंड आउट कर रहा तो स्पिन कितनी होनी चाहिए, माइनस हाफ होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में इस तरीके से बोला गया था कि एक ऑब्जर्वर ये है, ऑब्जर्वर ये वहाँ पे पहली बार जेड के अलॉन्ग मेजर करना है, फिर एक्स के अलॉन्ग करना है, फिर जेड के अलॉन्ग करना है। तो पहली बार तो उसको मिल रहा है प्लस हाफ, तो इसको मतलब कि अब वाली स्टेट में है। तो जब पहली बार मेजरमेंट कर लिया तो जो पार्टिकल है वो इस स्टेट में होना चाहिए, तभी तो उसको प्लस हाफ मिले, मतलब अप स्टेट में मिलेगा, प्लस वाली आइगन वैल्यू मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, ये वाला जाता है एक्स वाले के साथ। तो जब एक्स वाले के साथ जाता है तो ये वाली स्टेट को हम लोग एक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि मेजरमेंट अगर एक्स के अलग करना तो ये वाली एक्स की बेसिस में अगर आप रिप्रेजेंट कर देंगे तो मेजरमेंट कर सकते हैं ऑब्वियसली। सो इतना मैं बोल सकता हूँ कि जो प्रोटॉन है वो एक्स एक्स की स्टेट में है सेकेंड मेजरमेंट में। अब ये मेजरमेंट में तो है, तो हमारे पास जो अगर मैं इस वाली स्टेट को इन टर्म्स ऑफ इसमें लिखूँ तो मेरे पास ये आता है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग आप स्टेट को, क्योंकि फाइनल स्टेट को मेरे को डाउन चाहिए ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका प्रोटॉन जो है या पार्टिकल है आफ्टर द सेकंड मेजरमेंट वो इस वाली स्टेट में है। तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, अप में भी है डाउन में भी है। सिग्मा एक्स मतलब आप स्टेट को ऐसे भी लिख सकते हैं ना जेड के बेसिस में। तो उसने बोला गया था कि इसमें से आपको वो वाले प्रोबेबिलिटी बतानी है जब तीसरा एक्सपेरिमेंट में करूँ और वो उसको माइनस हाफ वैल्यू मिले या फिर माइनस वाली आइगन वैल्यू मिले, तो वो यहाँ से आएगी। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1/√2, इसका मॉड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2, इसका आंसर है 0.5। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या था, पहले जेड के अलॉन्ग देखा जो स्टेट आई, फिर वो एक्स वाले के साथ मेजरमेंट किया गया, फिर जो भी रिजल्ट आया फिर थर्ड वाला ऑब्जर्वर उसमें ऑपरेशन करता है। तो मेरे को फाइंड आउट करना था कि प्रोबेबिलिटी बताओ जब वो डाउन वाली स्टेट में जाता है जेड की। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा 0.5। 35 वाले क्वेश्चन में ये था, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बतानी थी, और क्वेश्चन में ये गिवन था कि उनकी जो प्रोबेबिलिटी है रेशियो है अप में और डाउन में रहने का, उसको इतना 25 और 75। तो कह सकते हैं अप स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी 25 थी, मतलब 0.25, और डाउन स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी 0.75 है। तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताओ। पार्टिकल की स्टेट हमारी ये गिवन थी, इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में गिवन था, तो इसको मैंने C1 और C2 लिख दिया। अब इसके बाद अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए तो इसकी ऑपरेशन मतलब मैं कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, है ना। एस एक्स जो है वो इसमें भी निकालना है, इसका भी निकालना है, तो ये कुछ नहीं है। एस एक्स को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया और इस वाली स्टेट को भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। C1 को मैंने सेम रखा, जब ऑपरेशन करोगे तो C1 स्क्वायर या C2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 0, इसको लिख सकते हैं 0 1, और सिग्मा एक्स को मैं ऐसे लिखता हूँ h×2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एस एक्स आ जाएगा। ये सिंपल सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, आप लोग कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 3/8। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 जो कि बहुत आसान है। 36 में क्या बोला गया था, 36 में बोला गया था कि जो ये पार्टिकल है स्पिन वाला पार्टिकल वो इस स्टेट में रह रहा है, ठीक है। और फिर उन्होंने कंडीशन बोल दी, ये वाली कंडीशन अगर है तो बताइए C1 और C2, C1 C0 और C-1 में क्या रिलेशन है, आपको बताना था। गॉट इट? इनिशियल में ये वाली स्टेट में था और ये आपका रिजल्ट फॉलो होना चाहिए, तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर दो। तो जब ये स्टेट है हमारी, अब उसने कहा कि एस जेड का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये वाली कंडीशन फॉलो होना चाहिए इन कोफिशिएंट के बीच में। गॉट इट? अब मैंने क्या किया, जैसा क्वेश्चन बोला वैसा कर दिया। मैंने इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले ली एस जेड की इसमें ये वाली स्टेट में। तो जब मैं लेता हूँ इसको तो कुछ इस तरीके से होता है, एस जेड का ऑपरेशन इसमें किया इसमें किया इसमें किया, तो मेरे पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ गया। क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी, वो आइगन वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग -1 आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग 0, इसकी +1 आएगी, तो यहाँ से 0 आ जाएगा। तो यहाँ से C-1 और C+1 में एक रिलेशन आता है ये वाला, एक रिलेशन ये वाला। अब दोनों को क्या कर दो आप लोग, सॉल्व कर दो, तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा C-1 और 0 में। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आ जाएगा। तो आई थिंक यहाँ से आपको सारे प्रॉब्लम समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो
पूछ लीजिएगा। बाकी जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपके पास ये रिजल्ट याद रहेंगे और क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कुछ 36 क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाइज। इसमें सारी तरीके के कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे आ गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो लाइक कर दिया करिएगा और अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गॉट इट, एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द टुमारो।